हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल निष्ठा क्लासेस में। जैसा आप सबको पता है कि फाउंडेशन बैच हमारा रनिंग है। मैं राहुल मौर्य आपका रीजनिंग फाउंडेशन बैच ले रहा हूं, जिसमें कई सारे टॉपिक्स हमारे कवर हो चुके हैं। आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। पिछली क्लास में मैंने जो टॉपिक स्टार्ट किया था उसका नाम है ब्लड रिलेशन। मैंने आपसे कहा था कि ब्लड रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारी रीजनिंग का, जो कि हमारे हर एंट्रेंस में आता है। हर उस एंट्रेंस में जिसमें आपको रीजनिंग देखने मिलेगी, उसमें चैप्टर भी देखने को मिलेगा। तो मैंने आपसे कहा था कि हमारा जो चैप्टर है उसको हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 1 में देखिए कुछ डिटेल्स हैं, आपके सामने हैं, कई बार हम बता चुके हैं। आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके अलावा आप निष्ठा नोट्स हमारा टेलीग्राम पे चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको शेड्यूलिंग मिलती है। लाइव क्लासेस हमारी चल रही हैं PYQ सीरीज की। हर दिन आपको कोई ना कोई पेपर की कोई सेक्शन सॉल्व कराई जाती है, कभी मैथ्स की, कभी रीजनिंग की, तो कभी GS की। सो आप उन लाइव क्लासेस को जरूर देखिए। जो भी बच्चे DSSB की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए वो बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि जो पेपर 1 होता है DSSB में वो आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस रीज़न से आप उन लाइव क्लासेस को ज़रूर देखिएगा, बहुत फ़ायदा होगा। फिलहाल हम आज की क्लास कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, ब्लड रिलेशन हमने स्टार्ट किया था। मैंने कहा था कि इस चैप्टर को हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था बेसिक्स प्लस कंसेप्ट ऑफ फैमिली ट्री। ठीक है, देखिए मैंने कहा था ये जो चैप्टर है अगर एक ही क्लास में मैं पूरा पढ़ाऊंगा तो बहुत लेंथी हो जाएगा। इस रीजन से मैंने डिसाइड किया था कि इस चैप्टर को हम 3 क्लासेस में पढ़ेंगे। पहली क्लास में हम ऑलरेडी पार्ट 1 कवर कर चुके हैं। किसी बच्चे ने अगर वो क्लास नहीं देखी है तो आई स्ट्रांगली इंसिस्ट कि वो ज़रूर पहले इस क्लास को देखें। उसमें उसको ब्लड रिलेशन का पता चलेगा कि कैसे परिवार वृक्ष बनाया जाता है, कितनी लाइंस होती हैं, जो हमें पैराग्राफ की फॉर्म में क्वेश्चंस मिलते हैं उन्हें कैसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फैमिली ट्री। वो क्लास हो चुकी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया गया है आपको, वहाँ पर जाके आप ज़रूर देखिए। सो आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारे इस चैप्टर का पार्ट 2। पार्ट 2 में हम सीखेंगे बच्चों कि कैसे सॉल्व किए जाते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, जिसे हिंदी में कई बार आपने क्वेश्चन लिखा देखा होगा कि एक चित्र की ओर इशारा करते हुए राजीव ने कहा, फिर आगे एक सेंटेंस बोला जाता होगा और फिर जनरली ऑथर का रिलेशन पूछा जाता है उस पर्सन से जिसकी तरफ वो पॉइंट कर रहा है या जिसको वो इंट्रोड्यूस कर रहा है। जो हमारा पार्ट 3 है जिसको हम कहते हैं कोडेड रिलेशनशिप, जो कि हमारे कई सारे एग्जाम्स में आया है पिछले साल और उससे पिछले साल भी, और बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर हो गई है ये कोडेड रिलेशनशिप फॉर्म। पहले ब्लड रिलेशन के ये वाला जो सेक्शन है पार्ट 1 पार्ट 2 ये SSC में पूछा जाता था, और जो पार्ट 3 है कोडेड रिलेशनशिप ये जनरली बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम्स में पूछा जाता था। पर ये जो पार्ट 3 है अब ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो DSSB के टीचिंग एंट्रेंसेज हों या फिर नॉन टेक्निकल एंट्रेंसेज हों। उसके अलावा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जो एंट्रेंस है उनमें भी बहुत पूछा जाता है, और SSC में तो भी पूछा जाता है ही। सो जो मेरा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें मैं ब्लड रिलेशन का पार्ट 3 कोडेड रिलेशनशिप पढ़ाऊंगा। आज की क्लास में मैं क्या पढ़ाने वाला हूं? पार्ट 2। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट के हम शुरू कर रहे हैं आज की क्लास। देखिए ये अगेन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो पिछली क्लास में बताए थे, पर ये अभी भी बताने जरूरी हैं। बहुत सिंपल सी बात है, मैंने आपको समझाया था, सिखाया था, जरूर देखिएगा लास्ट क्लास, कि कोई भी पर्सन अगर हमारी मदर की साइड के रिलेटिव्स हैं तो वो सब मैटरनल नाम से जाने जाते हैं। चाहे मेरे मामा हैं, मौसी हैं या फिर मौसा हैं, वो सब मैटरनल नाम से जाने जाते हैं। मामा जी और मौसा दोनों मैटरनल अंकल हैं, मामी और मौसी दोनों मैटरनल आंट हैं। वैसे ही नाना नानी क्या है? मैटरनल ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर। वैसे ही पापा की तरफ जो रिलेटिव्स हैं वो सब पैटर्नल नाम से जाने जाते हैं। वैसे ही दादा दादी पैटर्नल ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, चाचा फूफा पैटर्नल अंकल, चाची और बुआ पैटर्नल आंट। उसके अलावा हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस जो हैं वो हमारे इन-लॉज नाम से जाने जाते हैं। मैंने एक्सप्लेन किया था कि टोटल इन-लॉज नाम के 6 ही रिश्ते होते हैं, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ, ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ। ठीक है, सो ये कुछ थिंग्स थी। उसके अलावा हमने जाना था कि टोटल हमारे पास पॉसिबल जनरेशन गैप्स टोटल 4 होती हैं, 0 1 2 3। 0 का मतलब होता है वो सारे रिलेटिव्स जो हमारी बराबर की जनरेशन पे हैं। 1 का मतलब मम्मी पापा उनकी बराबरी के लोग, या नीचे की तरफ बेटा बेटी और उनके बराबरी के लोग। वैसे ही 2 का मतलब दादा दादी और नाना नानी, और वैसे 3 का मतलब हो गया परदादा जी, परनाना जी, जिन्हें ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं। ओके, ये सब क्लियर होगा आप सबको।
अब ये जो चार्ट है इसे आप फिर से देख लीजिए, ये पीडीएफ जब अपलोड होगी आपकी हमारी निष्ठा ऐप पे तब आपको ये चार्ट हेल्प करेगा। इसमें सारे इंपॉर्टेंट रिलेशंस कवर कराए हैं। पिछली क्लास में भी मैंने आपको ये चार्ट ओपन करके दिखाया था और आज की क्लास में भी दिखा रहा हूँ, क्यों? ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि सारे रिलेशंस होते हैं। ठीक है, देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 2। हमारे पार्ट 2 में क्या होता है, ये जो आपके सामने लिखा है, जनरली क्वेश्चन इन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। इंग्लिश में अगर मैं कहूं तो क्वेश्चन या तो पॉइंटिंग से शुरू होते हैं या फिर इंट्रोड्यूसिंग से शुरू होते हैं। हिंदी में या तो किसी का परिचय कराने से शुरू होते हैं या फिर किसी की ओर इशारा करते हुए इस वर्डिंग से शुरू होते हैं। यहाँ पे क्या होता है बच्चों कि कभी भी मैं किसी की तरफ पॉइंट करूं, या तो वो मैन होगा या फिर वो वुमेन होगा या फिर वो फोटोग्राफ होगा। समवन साइड का मतलब है उस क्वेश्चन में जो वक्ता है, उस प्रश्न का वक्ता यानी उस क्वेश्चन का जो नरेटर है उसके लिए समवन है। जैसे मैं कहता हूं पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ फोटोग्राफ राजीव सेड, यानी कि आने वाला अपकमिंग सेंटेंस कौन कहने वाला है? राजीव कहने वाला है। तो यानी उस क्वेश्चन का नरेटर कौन है? राजीव है। वैसे ही मैंने कहा इंट्रोड्यूसिंग अ मैन या वुमेन या फोटोग्राफ, यहां फोटोग्राफ नहीं आएगा, इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता जनरली फोटोग्राफ को। समवन साइड, ठीक है। अगेन समवन कौन है? जो आने वाले अपकमिंग सेंटेंस को बोल रहा है। एक चीज याद रखना, हमेशा इन क्वेश्चंस में एक पर्सन इन्वॉल्व होता है जो आने वाले अपकमिंग सेंटेंस को बोलता है, और वो जो सेंटेंस है वही हमारा क्वेश्चन का रूप बनता है। हमें उस सेंटेंस को डिकोड करना होता है। वो सेंटेंस थोड़ा ट्विस्टेड लैंग्वेज में होता है और हमें बताना होता है कि वो पर्सन इनडायरेक्टली किस रिलेटिव की बात कर रहा है। सो आप हमेशा एक चीज याद रखना, जब भी हम इसके क्वेश्चन करेंगे तो सिर्फ मुझे 2 तरह के क्वेश्चन देखने मिलेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन वो जब मैं उन्हें रीड करूंगा, चाहे किसी भी लैंग्वेज में, हिंदी में या इंग्लिश में, जब मैं उन क्वेश्चंस को रीड करूंगा तो जैसे जैसे मैं रीड करूंगा वो मेरे माइंड में वैसे वैसे प्रोसेस होता जाएगा और क्वेश्चन के एंड पे पहुंचने तक मेरा आंसर निकल चुका होगा। उन्हें कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस, ब्लड रिलेशन के कौन से स्टेटमेंट बेस्ड। और दूसरे क्वेश्चन होंगे जब मैं उन्हें पढ़ूंगा, रीड करूंगा बड़े आराम से, तो भी मेरा ब्रेन कहेगा कि ये माइंड में प्रोसेस नहीं हो पा रहा, तो मैं क्या करूंगा, उस क्वेश्चन में जो वर्डिंग्स शामिल है उस वर्डिंग्स का परिवार वृक्ष बनाऊंगा, फैमिली ट्री बनाऊंगा, और विद द हेल्प ऑफ फैमिली ट्री उसको मैं सॉर्ट करूंगा या कह लीजिए सॉल्व करूंगा। ठीक है, सो देखो मैं ये कह रहा था, यहाँ पे सीधे क्वेश्चन स्टार्ट है। ठीक है, मैं आपको बताता हूं एक चीज। जब मैं इस क्वेश्चन को पढ़ूंगा तो 2 चीजें हो सकती हैं, 2 बातें हो सकती हैं। ठीक है, या तो ये मुझसे सॉल्व हो जाएगा तुरंत, और नहीं होगा तो मैं फैमिली ट्री बना के सॉल्व करूंगा। अगर किसी भी बच्चे को फैमिली ट्री का कंसेप्ट क्लियर है, उसे पता है कि लाइंस कैसे कैसे यूज की जाती हैं, किस ढंग से परिवार वृक्ष बनाया जाता है, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं ऐसा ब्लड रिलेशन का कोई क्वेश्चन नहीं जो आपसे सॉल्व नहीं होगा। बस इतना ध्यान रखना कि जैसे अगर मैंने आपसे पूछा 25 × 6, तो इसको सॉल्व करने के लिए मुझे पेपर पेन नहीं चाहिए, इसका आंसर मैं सीधा बता सकता हूं 150 है। पर वहीं पे अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 187 × 93, तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा पेपर पेन की मदद से जल्दी सॉल्व होगा। अब दोनों क्वेश्चन है तो मल्टीप्लिकेशन के, एक मुंह जुबानी हो गया और एक पेपर पेन से जल्दी होगा। वैसे ही ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन होते तो ब्लड रिलेशन के ही हैं, ये पॉइंटिंग वाले, पर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑन द स्पॉट तुरंत सॉल्व हो जाते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डिमांड करते हैं कि फैमिली ट्री बनाओ और फिर हमें सॉल्व करो। जब हम पढ़ेंगे आपको खुद समझ आ जाएगा। हमने सीखा था कि जो परिवार वृक्ष है उसमें सबसे पहले हम प्लस से डिनोट करते थे मेल्स को, और जो माइनस साइन है उससे डिनोट करते थे फीमेल्स को। हमने जाना था कि टोटल हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 टाइप्स की लाइंस होती हैं फैमिली ट्री बनाने के लिए। ठीक है, ये सब पढ़ाया मैंने पिछली क्लास में। 3 टाइप्स ऑफ लाइंस होती हैं, हल्का सा ब्रशअप करा रहा हूं बस। उसमें एक लाइन होती है ये वाली जो हमें जनरेशन गैप बताती है। इसमें अगर कोई ऊपर मेल है और नीचे कोई मेल है तो इसका मतलब होता है ऊपर वाले पर्सन सिर्फ फादर है और नीचे वाला पर्सन बेटा है। वैसे ही अगर ऊपर कोई फीमेल है सपोज और नीचे कोई फीमेल है, इसका मतलब पी मदर है क्यू की और क्यू डॉटर है पी की। अगर मैंने यहाँ पे ऐसे बना दिया तो इसका मतलब है सी डॉटर है बी की और बी सन है ए का। इसलिए सी के पापा बी और बी के पापा ए, तो ए हो गए दादाजी और सी हो गई उनकी पोती। और वैसे ही यहाँ पे अगर मैंने बनाया
आर प्लस। तो इसका मीनिंग है क्यू जो है वो मदर है आर की, और क्यू की मदर का नाम है पी। इस रीजन से आर की नानी हो गई पी और पी का नाती हो गया आर। ये है पहली लाइन जो होती है जनरेशन गैप, ठीक है। उसके बाद ये जो लाइन है डॉटेड हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमने सीखी थी सगे भाई बहन रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर मैं यहाँ पे ऐसे बनाता हूँ, इसका मतलब है Q और S सगे भाई बहन हैं। अगर मैं ऐसे बनाता हूँ, इसका मतलब है ये तीनों सगे भाई बहन हैं। P जो है इन तीनों की मदर है, और R जो है वो Q का बेटा है। लास्ट लाइन हमने सीखी थी ये वाली, जो होती थी सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड वाइफ को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो यहाँ पे अगर मैं सपोज इस ढंग से बनाता हूं, तो इसका मतलब है P और U हस्बैंड वाइफ हैं, उनके 3 बच्चे हैं, और जो Q है उनके बेटे का नाम R है। और अगर मैं ऐसे बना देता हूं सपोज A, तो यानी A और Q क्या हो गए, मैरिड कपल। ये मैंने आपको बहुत शॉर्ट में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है कंसेप्ट ऑफ फैमिली ट्री का, जिसमें हमारे पास 3 लाइंस होती हैं। क्यों? क्योंकि अभी जब मैं आपको क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा पॉइंटिंग वाले, तो उसमें जो क्वेश्चन हमारे मुंह जुबानी नहीं हो पाएंगे, उनमें हम फैमिली ट्री की हेल्प लेंगे, इसलिए, ठीक है। सो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जब मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा तो आप ध्यान से देखना और समझना, और उसमें देखना कि कौन से क्वेश्चन हैं जिनको सर मुंह जुबानी समझा रहे हैं, और कौन से क्वेश्चन हैं जिनके लिए सर खुद रिकमेंड करते हैं कि इन क्वेश्चंस में आप पेपर पेन का यूज करेंगे, फैमिली ट्री बना के सॉल्व करेंगे। सो देखो, अब ये क्वेश्चन है हमारे पास आपके सामने। यहां पे लिखा है पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ वुमेन शैलिश साइड। सबसे पहली बात, जो भी उस क्वेश्चन में नरेटर है, जो भी पर्सन उस क्वेश्चन को बोल रहा है, उस क्वेश्चन में उस पर्सन को खुद को अज्यूम करना है। जैसे कि यहाँ पर शैलेश है, तो मैं ऐसा मानूंगा कि शैलेश मैं हूं और मैं सेंटेंस को बोल रहा हूं। अगर यहाँ पे कोई पर्सन मेल है, तो आप मेल अज्यूम करके उस क्वेश्चन को रीड करेंगे। अगर यहाँ पे कोई फीमेल है, तो खुद को फीमेल अज्यूम करके क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्योंकि बात बिल्कुल सिंपल है बच्चों, खुद की तुलना में क्वेश्चन ट्रैक करने ऑलवेज इजी होते हैं। माइंड को आसान लगता है प्रोसेस करना अपने साथ लिंक करके रिलेशंस को, ठीक है। सो देखो, अब चक्कर क्या है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है, कुछ बच्चों का मीडियम इंग्लिश होगा, कुछ बच्चों का मीडियम हिंदी होगा, ठीक है। जो बच्चे इंग्लिश में सॉल्व करेंगे, तो याद रखना इंग्लिश लिखी सिर्फ लेफ्ट टू राइट जाती है, पर उसकी इंटरप्रिटेशन राइट टू लेफ्ट भी हो सकती है। पर हिंदी लैंग्वेज में ऐसा नहीं है। हिंदी लैंग्वेज जैसे लिखी जाती है वैसे ही इंटरप्रेट की जाती है। सो कभी भी किसी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को अपनी लैंग्वेज, जो इंग्लिश में क्वेश्चन आया है, उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी ट्रिकी लग रही है, टफ लग रही है, या आपको ऐसा लग रहा है कि ज्यादा घुमा दी है लैंग्वेज, तो आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीन पे बटन होगा, उस पर क्लिक करोगे तो वो पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका हिंदी में आ जाएगा। तो सिर्फ ब्लड रिलेशन टॉपिक एक ऐसा है कि किसी भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे को जिसको हिंदी पढ़नी आती है, ठीक है, मान लीजिए नॉर्थ इंडियन है, कोई पर्सन साउथ इंडियन है, उसने कभी हिंदी नहीं पढ़ी तो उसकी बात अलग है। अगर किसी भी बच्चे को हिंदी पढ़नी आती है, तो ब्लड रिलेशन में अगर उसे अपनी इंग्लिश लैंग्वेज, जो उसकी डिफॉल्ट लैंग्वेज है पेपर की, उसमें क्वेश्चन टफ लग रहा है, तो वो हिंदी को एक बार पढ़ के देखे, हो सकता है वो क्वेश्चन उसे थोड़ा सा आसान लगे। हम यहाँ पे जो भी सवाल करेंगे वो दोनों लैंग्वेज में सॉल्व करेंगे, जिसका जो मीडियम हो वो उसमें समझे और ध्यान दे, और कोई भी दिक्कत परेशानी आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट पूछे। तो सबसे पहले देखो, शैलेश ने कहा, क्या कहा, शी इज द डॉटर ऑफ मदर ऑफ फादर ऑफ माई मदर्स डॉटर। अब आप ध्यान से देखो, ये जो माय वर्ड है ये किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, शैलेश के लिए खुद। शैलेश कौन है, मैं खुद हूं। जो भी बच्चा इसको पढ़ रहा है क्वेश्चन को, वो शैलेश है। कहता है माय मदर्स डॉटर, मेरी मदर की डॉटर क्या हुई, मेरी सिस्टर हुई। आगे बढ़ो, मेरी सिस्टर के फादर, ठीक है, फादर, ये पूरा सेंटेंस क्या था, ये पूरा सेंटेंस था माय सिस्टर। हम पढ़ते हैं फादर ऑफ माय सिस्टर, फादर ऑफ माय सिस्टर क्या हुए, माय फादर हुए, मेरे पापा हुए। मदर ऑफ माय पापा, मदर ऑफ माय पापा क्या हो गई, माय दादी हो गई, मेरे पापा की मम्मी दादी। शी इज द डॉटर ऑफ माय दादी, वह मेरी दादी की पुत्री है, यानी कि वो मेरी क्या है, बुआ है। इसका मतलब आंसर क्या आ गया, आंट आ गया, ठीक है। सेम क्वेश्चन मैं हिंदी में पढ़ता हूं, ध्यान से सुनो। शैलेश ने कहा, ठीक है, ये रहा, एक महिला की ओर इशारा करते हुए शैलेश ने कहा
कि वह मेरी माँ की बेटी यानी मेरी सिस्टर के पिता यानी मेरे पापा की माँ यानी कि मेरी दादी की बेटी है। मेरी दादी की बेटी कौन होती हैं? मेरी बुआ होती हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हुआ? बुआ। आपने देखा इस क्वेश्चन में मुझे फैमिली ट्री बनाने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था। यहाँ जितने भी लोग थे, जितने भी रिश्तेदार थे, वो सब मुझसे डायरेक्टली लिंक थे। ठीक है, मेरी सिस्टर के जो पापा हैं वो मेरे पापा थे, मेरे पापा की जो मदर थी वो मेरी दादी थी, और मेरी दादी की जो डॉटर थी वो मेरी बुआ थी। हर इंसान मुझसे सीधे तौर पे लिंक है, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन में मुझे फैमिली ट्री बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। आएंगे क्वेश्चन अभी आज की क्लास में ही, जहां पे मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा और आपको लगेगा कि थोड़ा सा टिपिकल हो रहा है ब्रेन में करना, तो ऑटोमेटिकली देखना मैं आपको उसे फैमिली ट्री बना के सॉल्व कराऊंगा। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है पॉइंटिंग टू अ वुमेन इन अ फोटोग्राफ अ मैन सेज। ठीक है, क्वेश्चन बोलने वाला पर्सन कौन है? आदमी है। जो भी क्वेश्चन पढ़ेगा इसको, लड़का है लड़की, वो खुद को अज्यूम करेंगे मैन, और वो किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है? वुमेन की तरफ। कहता है शी इज द ओनली डॉटर ऑफ द मदर इन लॉ ऑफ माई ओनली सन। ठीक है, ध्यान से सुनो। मैं हूं सपोज इस सेंटेंस को बोलने वाला, मैंने कहा मेरा इकलौता बेटा। ध्यान से सुनना, मेरे इकलौते बेटे की सासू माँ, मेरे बेटे की जो सासू माँ है वो मेरी डॉटर इन लॉ यानी मेरे पुत्र वधू की मम्मी होंगी, जिसे हिंदी में समधन कहते हैं। ठीक है, तो मेरे बेटे की सासू माँ हो गई मेरी पुत्र वधू की मम्मी। अब सुनो, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ द मदर इन लॉ ऑफ माई ओनली सन। कहता है कि वो मेरी समधन की इकलौती पुत्री है। मेरी समधन की इकलौती पुत्री कौन होगी? मेरी डॉटर इन लॉ होगी। तो पूछा है हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू मैन, तो आंसर आ गया बहू। हिंदी में पढ़ते हैं, ठीक है, अलग मार्कर है, देखो। कहता है किसी फोटो की महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है वह मेरे एकमात्र पुत्र की सास की एकमात्र पुत्री है। ठीक है, मेरे बेटे की सास की जो बेटी होगी वो हमेशा क्या होगी? मेरी बहू होगी। आई होप इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरे हिसाब से थोड़ा इजी ही है ये। अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में लिखा गया है पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ फोटोग्राफ अ वुमन से, एक चित्र की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है ही इज द ओनली सन ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड्स फादर। ठीक है, अब जब कोई महिला कहेगी मेरे पति के पापा यानी कि मेरे ससुर जी, जब कोई महिला कहेगी मेरे पति के पापा यानी मेरे ससुर जी की वाइफ क्या हो गई? मेरी सासू माँ हो गई। मेरी सासू माँ का इकलौता बेटा। जब भी कोई लेडी कहेगी मेरी सासू माँ का इकलौता बेटा, यानी वो अपने हस्बैंड की बात कर रही है। हिंदी में पढ़ो। किसी फोटो की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है वह मेरे पति के पिता, यानी कि देख रहे हैं ना आप, इंग्लिश में आपने ध्यान दिया, मैं एंडिंग से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, हिंदी में मैं सीधा सॉल्व कर रहा हूँ। हमारी मातृभाषा की एक खास बात है, वो जैसे लिखी जाती है हमेशा वैसे ही पढ़ी जाती है। वो मेरे पति के पिता, यानी कि लड़की कहती है, वुमेन कहती है मेरे ससुर जी की पत्नी यानी मेरी सासू माँ का इकलौता बेटा है, यानी कि मेरा हस्बैंड है। यहाँ पे हस्बैंड नहीं है इसलिए नन ऑफ दिस। पूछा था उस व्यक्ति का उस महिला से क्या रिश्ता है, यानी कि वो उसका पति है, इसलिए यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम किस पे टिक करेंगे? नन ऑफ दिस पे टिक करेंगे। आई होप यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। सीधा सीधा क्वेश्चन लिखा है पति के पिता, ससुर जी की पत्नी, सासू माँ का इकलौता बेटा है, तो डेफिनेटली हस्बैंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ अ वुमेन सेज। ठीक है, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है ही इज द फादर इन लॉ ऑफ द वाइफ ऑफ द ओनली पैटर्नल ग्रैंडसन ऑफ माई ओन फादर इन लॉ। ठीक है, आप चाहें तो इसको ड्रॉ करके भी कर सकते हैं और सीधा भी कर सकते हैं अगर प्रोसेस होता है। हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी में लिखा था महिला कहती है वह मेरे ससुर के एकमात्र पोता, जिसे कोई अंकल या आंटी नहीं है, यहां पे मेंशन है, ध्यान से देखो। मेरे फादर इन लॉ, माई ओन फादर इन लॉ का ओनली पैटर्नल ग्रैंडसन,
यानी कि कहती है मेरे ससुर जी का इकलौता पोता। मुझे एक बात बताओ, कभी भी कोई लेडी कहेगी मेरे ससुर जी का इकलौता पोता, तो अपने किसकी बात कर रही है? अपने बेटे की बात कर रही है। और उसमें भी क्लैरिटी प्रोवाइड कर दी कि उसका कोई अंकल नहीं है। इसका मतलब जो लेडी है, उनके जो ससुर जी हैं, उनका एक ही पुत्र है, उस लेडी का पति। ठीक है, मैं ड्रॉ करके भी समझा दूंगा, पर पहले आप ऐसे समझो, पक्का समझ में आएगा। मेरे ससुर का एकमात्र पोता, उस पोते का जिसका कोई अंकल नहीं है, यानी कि ये जो पोता है मेरे ससुर का एकमात्र पोता, वो उस लेडी का बेटा है। ठीक है, फिर बोलता है बेटे की पत्नी। अब बताओ, बेटे की पत्नी कौन हो गई? डॉटर इन लॉ हो गई। डॉटर इन लॉ का ससुर है, किसी लेडी की डॉटर इन लॉ का ससुर उस लेडी का क्या होगा? हस्बैंड होगा। तो यानी इसका आंसर क्या है? हस्बैंड है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा, बट स्टिल हो सकता है किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन रही हो, इसलिए मैं इसे फटाफट से रिपीट कर रहा हूं। और कैसे सॉल्व करा रहा हूं? हेल्प ऑफ फैमिली ट्री। अगर किसी से मुंह जुबानी नहीं होता तो विद द हेल्प ऑफ फैमिली ट्री कैसे करना है वो सुन लीजिए। देखो, वुमेन कहती है, ठीक है, मैंने एक तरफ बनाया वुमेन, और मैन के लिए बोलती है पॉइंट करके, ही इज द फादर इन लॉ ऑफ द वाइफ ऑफ द ओनली पैटर्नल ग्रैंडसन ऑफ माई ओन फादर इन लॉ। वुमेन के अपने फादर इन लॉ कोई होगा इसका हस्बैंड, उसके पापा बन गए वुमेन के फादर इन लॉ। इस वुमेन के फादर इन लॉ बन गए। इनका इकलौता पोता, इनका इकलौता पोता कब होगा? जब इनका सिर्फ एक बेटा होगा। बना दिया। वुमेन कहती है मेरे ससुर जी का इकलौता पोता। फिर वो कहती है उसकी वाइफ, इसके इकलौते पोते की वाइफ, बना दी। उसका ससुर है। अब पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वुमेन ने कहा कि जो पर्सन की तरफ वो पॉइंट करती है, उस पर्सन, देखो जिस पर्सन की तरफ वो पॉइंट करती है वो कौन है? वो मेरे ससुर जी के इकलौते पोते की पत्नी के ससुर जी हैं। यानी कि वो पर्सन कौन है? उसका खुद हस्बैंड है। इस ढंग से आप इन क्वेश्चन को करेंगे तो कभी भी परेशानी नहीं होगी। ऑल्दो ये क्वेश्चन मुंह जुबानी होने वाला है, बट अगर टफ लगता है तो फैमिली ट्री तो बैकअप है ही ऑलवेज। आगे बढ़ते हैं। लिखा है पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ लेडी टेल्स मोहन। ठीक है, किसी फोटो की तरफ इशारा करते हुए एक महिला ने मोहन से कहा, आई एम द ओनली डॉटर ऑफ दिस लेडी एंड हर सन इज योर मैटरनल अंकल। इस तरह के क्वेश्चन को अगर आप ड्रॉ करके करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखो हिंदी में क्या कहती है लेडी, मैं उस महिला की एकमात्र पुत्री हूं। किसकी? जिसकी तरफ वो पॉइंट कर रही है उसकी एकमात्र पुत्री हूं, और इसका पुत्र तुम्हारा मामा है। अगर मैं इसे डायरेक्ट करूं तो भी हो जाएगा, दोनों तरीके से फिर से बता रहा हूं। देखो, लेडी कह रही है कि मैं इस लेडी की, जिसकी तरफ वो पॉइंट कर रही है उसकी, ठीक है, जिसकी तरफ फोटो में जो भी पर्सन है कौन है? वो कोई वुमेन है। तो वो कहती है लेडी कि मैं इस लेडी की इकलौती बेटी हूं, और इसका जो बेटा है वो तुम्हारा मामा है। इस लेडी का जो बेटा है वो तुम्हारा मामा है। तो पूछा है कि स्पीकर रिलेटेड टू मोहन्स फादर। इसका मतलब यहां पे आ जाएगा आपका आंसर वाइफ। देखो ध्यान से, आंसर तो सीधा आ रहा है वाइफ, पर फिर भी मैं आपको ड्रॉ करके करा देता हूं। ये रहा फोटो। ये फोटो किसका है? फीमेल का। जो लेडी सेंटेंस बोल रही है, कह रही है मैं इसकी इकलौती बेटी हूं। ये हो गई सेंटेंस बोलने वाली लेडी। और कहती है इस लेडी का जो बेटा है, बेटी तो इकलौती है, इस लेडी का जो बेटा है वो तुम्हारा, मोहन से कहती है वो तुम्हारा मामा है। ये जो पर्सन है, ठीक है, ये क्या है? मामा है। किसका? मोहन का। और जबकि इसकी, ये जो है इस पर्सन की और कोई बेटी नहीं है, यानी पक्का क्या है? मोहन इसकी ही संतान है, मोहन इसका ही बेटा है। क्लियर ये क्वेश्चन सबको? अब आप खुद देखो, यहां पर पूछा है हाउ स्पीकर रिलेटेड टू मोहन्स फादर। मोहन्स फादर ऐसे बनेंगे, तो इसका क्या रिलेशन है? लेडी का इस पर्सन के साथ क्या रिलेशन है? वाइफ है।
अगर हम डायरेक्ट करना चाहते तो हमारा डायरेक्ट भी हो जाता। आई होप इस क्वेश्चन में कोई गलती नहीं होगी, कोई मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है, किसी से। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है, लुकिंग एट ए पोर्ट्रेट ऑफ अ मैन, हर्ष साइड। हमने सबको क्या माना? खुद को हर्ष माना। एक पोर्ट्रेट की तरफ देखिए, हर्ष कहता है हिज मदर इज द वाइफ ऑफ माई फादर्स सन, ब्रदर एंड सिस्टर्स आई हैव नन। बेसिकली जो हर्ष है वो इकलौती संतान है अपने पेरेंट्स की, उसने बता दिया। और पोर्ट्रेट के लिए कहता है कि पर्सन, पोर्ट्रेट में जो पर्सन है उसकी मदर इज द वाइफ ऑफ माई फादर्स सन, ठीक है। कहता है जो पर्सन फोटो में शामिल है उसकी मम्मी मेरे पापा के पुत्र यानी मेरी पत्नी है। पोर्ट्रेट में जो भी पर्सन शामिल है, कहता है उसकी मदर, कोई भी है सपोज, कहता है इस पर्सन की जो मदर है वो कौन है? वो मेरे पापा का बेटा यानी मेरी पत्नी है। इस पर्सन की जो मदर है वो मेरी पत्नी है। इसका मतलब हर्ष यहाँ है। हमसे पूछा है किस पोर्ट्रेट की तरफ हर्ष लुक कर रहा है, तो हर्ष अपने बेटे के पोर्ट्रेट की तरफ लुक कर रहा है। इस क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी तो वापस से पढ़ लेना क्वेश्चन को, हिंदी में भी पढ़ देता हूँ। एक आदमी के चित्र को देखते हुए हर्ष ने कहा, ठीक है, वहाँ पे पोर्ट्रेट लिखा है, आदमी लिखा है, कोई बात, पोर्ट्रेट ऑफ अ मैन मेंशन है, ठीक है। कहता है कि उसकी माता, उस आदमी की माता उसके पिता के पुत्र की पत्नी है, ठीक है। उसकी माता किसके? जो हर्ष है, हर्ष के पिता के पुत्र यानी कि हर्ष खुद होगा क्योंकि हर्ष का कोई भाई बहन नहीं है, उसकी पत्नी है। यानी इस आदमी की जो माता है वो हर्ष की पत्नी है। इसका मतलब यहाँ पे जो सवाल है पूछा गया था कि इस पर्सन से क्या लिंक है हर्ष का, तो ये पर्सन क्या है? उसका बेटा है। अगर इस क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो वो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में लिखा गया है पॉइंटिंग टू अ गर्ल इन अ फोटोग्राफ अमर साइड। फोटोग्राफ में एक लड़की की ओर इशारा करके अमर ने कहा हर मदर्स ब्रदर इज द ओनली सन ऑफ माय मदर्स फादर। देखो यहाँ पे ना दो कनेक्शन है। एक रिश्तेदारी दी गई है उस पर्सन की, ठीक है, जो लड़की फोटोग्राफ में है, हर मदर्स ब्रदर, ठीक है, और दूसरी रिश्तेदारी दी गई है उस पर्सन की जो पर्सन क्वेश्चन बोल रहा है। जब भी आपके पास ऐसा सवाल आए कि इसका ये वाला रिश्तेदार मेरे इस रिश्तेदार से इस तरीके से लिंक है, तो ऐसे क्वेश्चन को तो आप मुजवानी मत ही करना, इनको तो आप परिवार वृक्ष बना के ही करना, बहुत जल्दी हो जाएंगे। देखो कैसे, जैसे कि इस क्वेश्चन में एक तो है गर्ल शामिल, ठीक है, और एक कौन है? अमर शामिल। तो अमर कहता है हर मदर्स ब्रदर, हर मदर्स ब्रदर, बना दिया, हर मदर्स ब्रदर इज द ओनली सन, ये पर्सन इज द ओनली सन ऑफ माई मदर्स फादर। नीचे बनाता हूं थोड़ा, देखो, कहता है गर्ल की मदर के जो ब्रदर हैं वो कौन है? इकलौते बेटे हैं मेरी मम्मी के पापा के, यानी मेरे नाना जी के। हिंदी में पढ़ो, लिखा गया है अमर ने कहा लड़की के लिए कि उसकी माँ, इस लड़की की माँ के भाई, ये रे भाई, वो मेरी माँ के पिता के इकलौते बेटे हैं, यानी इस लड़की के जो मामा जी हैं वो कहता है अमर मेरे नाना जी के इकलौते बेटे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपको अमर के नाना जी का इकलौता बेटा बनाना है, यानी कि यहाँ पे एक पर्सन है, ठीक है, तो यहाँ पे बोलता है कि इस लड़की के जो मामा जी हैं यानी बी, वो अमर के नाना जी के बेटे हैं, तो अमर के नाना जी बनाने हैं सी, तो अमर यहां भी हो सकता है, इस लड़की का सगा भाई भी हो सकता है, और यह भी पॉसिबल है कि इसका कोई दूसरा भाई हो और उसका बेटा अमर हो। ये दोनों ही सिनेरियो यहाँ पे सही फिट होते हैं। मैं भी एक बार देख लेता हूँ कहीं जल्दबाजी में मुझसे कोई ह्यूमन एरर ना हो गया हो कि कहीं ओनली कंडीशन तो नहीं है। हर मदर्स ब्रदर, हर मदर्स ब्रदर इज द ओनली सन ऑफ माई मदर्स फादर, मेरी मम्मी के पापा का इकलौता बेटा है, ठीक है। अगर अमर यहाँ होगा, इस लड़की का भाई होगा,
तो भी इस लड़की के मामा जी अमर के नाना जी के इकलौते बेटे सही फिट होंगे। और अगर मान लीजिए यहाँ पे इस लड़की कोई मौसी है, ये मेल नहीं होगा, ये डेफिनेटली फीमेल होगा। अगर इस लड़की की कोई मौसी है तो भी उस कंडीशन में अमर के नाना जी का इकलौता बेटा ठीक होगा। हमसे पूछा है हाउ इज गर्ल्स मदर रिलेटेड टू अमर, इस लड़की की जो मदर है उनका क्या रिश्ता है अमर के साथ, तो उनका रिश्ता मदर का भी हो सकता है और मासी का भी हो सकता है, मदर और मासी दोनों का हो सकता है। इस रीजन से इसका आंसर आएगा नन ऑफ दीज। क्लियर, ये हो गया क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। ठीक है, हम लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज की क्लास के। ध्यान से देखें, लिखा है वाइल इंट्रोड्यूसिंग अ मैन अ वुमन सेड माय फादर इन लॉ एंड हिज फादर इन लॉ आर फादर एंड सन। ठीक है, ये इंग्लिश में है पर मैं इसकी हिंदी बता देता हूं। एक महिला ने एक आदमी का परिचय कराते हुए कहा, किसने कहा? महिला ने कहा एक आदमी का परिचय कराते हुए कि मेरे ससुर जी और इस आदमी के ससुर जी आपस में बाप बेटे हैं। एक लेडी कह रही है एक आदमी के लिए कि मेरे फादर इन लॉ और इस आदमी के फादर इन लॉ आपस में क्या है? बाप बेटे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने का एक बहुत सिंपल तरीका है, जब इस लेडी के ससुर और इस आदमी के ससुर बाप बेटे हैं तो यानी दो अलग अलग व्यक्ति हैं, तो मैंने क्या किया, एक बाप बेटे बना के रख लिए, एडवांस में बना लिए बाप बेटे। अब यहां पे जो फादर है, फादर एंड सन बोला है, उनको मैं बताता हूं वुमेन का ससुर कब बनेगा। ये जो पी नाम का पर्सन है ये ससुर कब बनेगा किसी महिला का? जब इसके बेटे से उस महिला की शादी होगी, बन गया वुमेन के ससुर जी। और उसका जो सन है उसको बना देता हूं मैं उस आदमी का ससुर। तो एक आदमी को दूसरे आदमी का ससुर बनाना है तो उसकी बेटी बनानी पड़ेगी, बन गई क्यों की बेटी, और इनका विवाह करा दिया मैंने उस आदमी से। और हो गया बच्चों मेरा एक क्वेश्चन कंप्लीट। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो कितनी इजीली सॉल्व हुआ है। यहां पे कहा इस वुमेन ने इस आदमी के लिए कि मेरे फादर इन लॉ ये रहे और इसके फादर इन लॉ ये रहे, आपस में बाप बेटे हैं। यानी कि जो वुमेन है वो सासू माँ है इस आदमी की और जो आदमी है वो दामाद है इस वुमेन का। देखो मैरिड कपल, डॉटर, डॉटर का हस्बैंड, दामाद। पूछा क्या है, हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू मैन, तो वुमेन रिलेटेड टू मैन इज मदर इन लॉ। इस ढंग से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। यहाँ पर मैंने आपको दोनों तरह के क्वेश्चन बड़े तसल्ली से समझा दिए। मैंने आपको ये भी समझा दिया कि जो क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, उनमें फैमिली ट्री की ज़रूरत नहीं पड़ती, उन्हें हम हिंदी या इंग्लिश में रीड करते हैं और ऑन द स्पॉट हमसे मुँह ज़ुबानी सॉल्व हो जाते हैं। और जो क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हो पाते, ब्रेन में प्रोसेस नहीं हो पाते, हम उनके लिए पेपर पेन का यूज़ करते हैं। 30 सेकेंड्स मैक्सिमम लगेंगे आपको फैमिली ट्री ड्रॉ करने में उस क्वेश्चन की वर्डिंग्स को, और सब कुछ मिला के हद दोगे तो 45 सेकेंड्स और वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो ही जाएगा। तो इस क्वेश्चन के साथ बच्चों हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। आज के सेशन में हमने सीखा कि कैसे डील करें पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन या इंट्रोड्यूसिंग वाले क्वेश्चन जिन्हें कहा जाता था स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। सो हमारे ब्लड रिलेशन के 2 पार्ट हो गए, पार्ट 1 और पार्ट 2। अब जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम सीखेंगे कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप जिसे कहते हैं पार्ट 3, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।